आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर एसएमएस स्टेडियम, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र इस वक्त पर झंडारोहण कर रहे हैं और परेड की सलामी लेंगे। इस वक्त पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कलराज मिश्र दिखाई पड़ रहे हैं, उनके अंगरक्षक उनके पीछे, और राष्ट्रगान की धुन इस वक्त पर वहां बज रही है और राष्ट्रगान का कार्यक्रम चल रहा है। पीछे उनके ठीक पीछे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी पत्नी के साथ वहां खड़े हुए हैं और राष्ट्रगान के बाद परेड की सलामी शुरू होगी। तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने एसएमएस स्टेडियम पहुंचकर झंडा फहराया है और अब इसके बाद परेड की सलामी शुरू होगी। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस वक्त पर आप तमाम बड़ी हस्तियां राजस्थान की इस वक्त पर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही हैं। और गणतंत्र दिवस पर एक जानकारी ये भी आपको दें कि जब दिल्ली में कर्तव्य पथ पर या पहले जो राजपथ होता था वहाँ राष्ट्रपति परेड की सलामी लेते हैं, तो वहीं राज्यों में संबंधित जो भी राज्य है वहाँ पर उनके राज्यपाल इस दिन परेड की सलामी लेते हैं। अब ये ओपन जीप में सवार होंगे राज्यपाल कलराज मिश्र और इस दौरान पूरे ग्राउंड का वो परेड का निरीक्षण करेंगे। तो एक ये सालाना रिचुअल जो है, एक जो प्रक्रिया है वो इसी तरह से संपन्न होती है, जहाँ पर राज्यपाल झंडा फहराने के बाद एक ओपन जीप में सवार होते हैं और उसके बाद पूरे ग्राउंड में मौजूद जवानों के साथ और अलग अलग जो राजस्थान भर से झांकियाँ वहाँ पहुँची हैं उनका भी निरीक्षण करेंगे। मेजर शाह, आपके पास लौटना चाहूँगा निश्चित रूप से। अब ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये आपने जीवन भर देखी हैं इस तरह की तस्वीरें, और आप भी निश्चित रूप से ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि अलग अलग जगहों पर आप भी सेना में रहते हुए इस दिवस पर इस आयोजनों में, इस तरह के आयोजनों में शरीक हुए हैं। कोई खास अनुभव आप साझा कर पाएँ गणतंत्र दिवस को लेकर कि किस तरह की तैयारी करनी पड़ती है इस दिन के लिए, ख़ास तौर पर जवानों को कैसे सिलेक्शन होता है दलों का, जिनका जो भी जहाँ पर भी कार्यक्रमों का आयोजन होता है। और अब इस वक्त पे आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर इस वक्त जयपुर से जहाँ पर है, यहाँ एक डॉग शो भी होगा, उस डॉग शो का भी निरीक्षण करेंगे। डॉग जो हैं वो सुरक्षा कर्मियों के पास और सुरक्षा जवानों के पास जो डॉग्स होते हैं स्पेशल ट्रेंड जो डॉग स्क्वाड में, उन का भी बहादुरी और उनके कौशल का भी परीक्षण और निरीक्षण राज्यपाल करेंगे। मेजर शाह, आपका रुख करना चाहेंगे, आपके अनुभव में गणतंत्र दिवस पर जो भी देश भर में कार्यक्रम होते हैं, जो अलग अलग रंग इस दौरान दिखाई पड़ते हैं और सभी की एक ही भावना होती है जो इस तरह से एक रिफ्लेक्ट होती है पूरे देश की, वो है कौशल, शौर्य, साहस और प्रगति। आपका अनुभव क्या है इसको लेकर? बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने मनीष जी। मैं सुबह से 7 बजे से पहले ही, बल्कि मैं कई सारे चैनल्स पे अब तक बोलता है, आधा आधा एक घंटा मैं बोलता आया हूं। अब तक मेरे को किसी भी एंकर ने ये सवाल नहीं किया है या किसी और से मैं तो सोचता नहीं। देखिए, बात ऐसी है, मैं आपको हल्का सा इतिहास में ले आता हूं कि 1987 में मेरी सगी बहन का सिलेक्शन हो गया था स्कूल से, झांकी जो होती है बच्चों की झांकी, उसमें जाने के लिए। लेकिन 23 जनवरी को मेरे नाना का इंतकाल हो गया था, तो फिर हम वहां पे हम अपने गांव गए थे और फाइनल राइट्स के लिए। मगर मेरे एक चाचा हैं, वो भी फौज में है। हमारा फौज पिछले 200 सालों से फौज में खिदमत कर रहा है, तो मेरे चाचा भी फौज में थे। उन्होंने आर्मर्ड को, जो टैंक रेजिमेंट है, वो कंटेंजेंट उसी साल लीड किया था। और ब्रिगेडियर जसदेव सिंह की आवाज मेरे कानों में बार बार गूंजती थी बचपन में। जब मैं परेड दिखता था कि कंधे से कंधा मिला के जा रहे हैं और सलामी दे रहे हैं राष्ट्रपति को, इस तरीके से जो कमेंट्री थी वो मेरे कानों में गूंजती थी। और जब मैं ट्रेनिंग करने गया फौज की, तो सारे टेस्ट में मैं सुपर एक्सीलेंट में पास था, लेकिन एक टेस्ट ऐसा था जहां पे पहले अटेम्प्ट पे मैं फेल हो गया था, दूसरे अटेम्प्ट में फेल, तीसरे अटेम्प्ट में फेल। फिर मिड टर्म ब्रेक हुई, सारे कैडेट्स घर गए थे, लेकिन मेरे को अनुमति नहीं मिली थी, मैं तो एकेडमी में ही रुका रहा था। और वो टेस्ट था मार्चिंग का, ड्रिल्स का, जो भी अभी आप देख रहे हैं। ये इतना महत्व देते हैं हम ड्रिल को फौज में। फिर चौथा अटेम्प्ट हुआ जब एकेडमी खुली, जब चौथे अटेम्प्ट में भी फेल, पांचवें अटेम्प्ट में भी फेल, छठे अटेम्प्ट में भी फेल,
उसके बाद फिर कमांडेंट साहब होते हैं, जैसे कि बच्चों के लिए स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं या यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर होते हैं, या टॉप मोस्ट पोजीशन। कमांडेंट साहब के पास मेरी पेशी हुई, तो उन्होंने पूछा क्यों भाई, क्यों फेल हो रहे हो तुम ड्रिल में बार बार। तो मैंने कहा सर मेरे को बस अपनी परफॉर्मेंस, मेरे को ये सलाह मिली थी कि अपनी परफॉर्मेंस बरकरार रखनी है बस, तो मैं अपनी परफॉर्मेंस बरकरार रखी। तो वो खूब हंसे, उन्हें बोला ठीक है इसको हम पास करते हैं। लेकिन 6 सितंबर 2003 को जब हमारा कोर्स, जब पासिंग आउट परेड एक होती है, वो बहुत बड़ा ओकेजन माना जाता है, जैसे ग्रेजुएशन सबने फर्ज करिए, तो मैं शरीक तो नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी, पासिंग आउट परेड में ना शरीक होने के बावजूद भी, 26 जनवरी सन 2008 में, जिस साल मैं फौज से सेवानिवृत्त नियुक्त हो रहा था, मैंने परेड करी, और वो भी लीड करी, आसाम राइफल्स मार्चिंग करने, वो भी 2 स्ट्रेस फ्रैक्चर के साथ। क्यों? क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई थी। तो जो जवान जो सिलेक्ट होते हैं वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और जब मैं ट्रेनिंग के लिए गया था, मैं 20-25 ऑफिसर थे, सबके सब लंबे चौड़े, मिलिट्री बेरिंग, गुड वर्ड ऑफ कमांड, ड्रिल, पर्सनालिटी, सब कुछ थी उनके पास। उनको देख के मैं थोड़ा हल्का सा घबरा गया था। लेकिन 25 में से 20, 20 में से 10, 10 में से 5, 5 में से 2, तो मैं दूसरे नंबर पे आया था एज एडम ऑफिसर। लेकिन कैप्टन सूद साहब थे जो कि परेड कमांडर नियुक्त हुए थे, लेकिन वो परेड कर नहीं पाए, तो इसके लिए फिर मैं इसमें नियुक्त हुआ। और मेरे साथ जो फौजी थे, जो जाबाज फौजी थे, सबके सब जोश में कहते थे साहब हमको खाना नहीं खाना, लेकिन परेड की हमको प्रैक्टिस करनी है, हमको जज्बा है। हम जब उस टाइम पे राजपथ था, कर्तव्य पथ है, जब उस पर चलते थे तो ऐसे हील्स गाड़ के जमीन पे कि भाई खड्डे पड़ जाए जमीन पे, उस तरीके से हम लोग मार्च करते थे हम लोग। और हमारा जो असम राइफल्स का दस्ता था वो ठीक बीएसएफ के दस्ते के पीछे था। और बीएसएफ में कौन थे? ऊंट। ऊंट जब चलते हैं सब जानते हैं कि वो पीछे से बहुत गंदगी कर देंगे, लेकिन सफाई करने वाले कर्मचारी बिल्कुल साफ चलते थे, और वो ऊंट की जो भी ड्रॉपिंग होती थी वो उठाते साफ करते चलते। लेकिन अगर गलती से, इंसान है भैया, गलती से अगर ऊंट की ड्रॉपिंग आ गई बूट पे, आप समझ सकते हैं ड्रिल में क्या ड्रिल करोगे, स्मेल भी आती थी वहां पे। लेकिन हम लोग बिल्कुल जोश जज्बे के साथ हम चलते रहते थे आगे, कदम कदम बढ़ाए जा। और कदम कदम बढ़ाए जा जो ट्यून है वो अभी भी बीटिंग रिट्रीट जब होएगी कुछ दिनों के बाद, वो फाइनल ट्यून जो ओ लैंड साइन थी पहले, उसको रिप्लेस कर चुकी है। अभी आप जैसे आप देख रहे हैं राज्यपाल है, और ये एक पुलिस ऑफिसर है, एक सीनियर कर्मचारी है, और जो एयरफोर्स के ऑफिसर आपको देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, वो उनके एडीसी हैं। एडीसी होते हैं एड डी कैंप। मेरा सौभाग्य हुआ था सन 2005 में, मैं भी एडीसी था नागालैंड में, टू द जीओसी। कोई भी वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, या सीनियर जनरल होते हैं, उनके एडीसी होते हैं। तो वैसे ही आप एडीसी देख रहे हैं, जो जिस जीप में या जिप्सी में वो गए, आपने देखा उसमें वो स्पेशल, उनके ड्राइवर भी स्पेशल होते हैं, वो स्पेशल ट्रेनिंग उनको मिलती है कि कहीं पे झटका वटका ना मिले, वीआईपी ड्रिल बिल्कुल उस तरीके से। तो जो भी परेड देखते हैं लोग, तो अनुमान तौर पे परेड देखते हैं खुश हो जाते हैं। भाई इसके पीछे जो मेहनत, जो खून, जो पसीना, जो लगन लगाया है लोगों ने, वो लोगों को दिखना चाहिए, वो लोगों को समझना चाहिए। और एक बात मैं ये कह के समाप्त करूंगा, बहुत लोग सोचते होंगे कि फौजी आदमी जो होते हैं वो वक्त के पाबंद इतने क्यों होते हैं, एक एक सेकंड मायने रखता है, 1 मिनट नहीं 1 सेकंड। वो इसलिए क्योंकि आपने आज भी देखा कि जहाज और एयर डिस्प्ले होता है, डायमंड फॉर्मेशन, स्पीयर फॉर्मेशन, अलग अलग तरह की फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेशन, सिंक्रोनाइजेशन जो होता है। आप फर्ज करिए मनीष जी, अगर 1 सेकंड, मिली सेकंड की चूक हो जाए हवा में, तो मिड एयर कोलिजन होएगा। तो ये होता है 1 मिली सेकंड की कीमत एक फौजी आदमी के लिए। तो सबको, हमारे देश को एक अनुशासन में हम आ रहे हैं, ये समझ। आज की तारीख में जो हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन जो लीड करेंगे, विंग कमांडर आनंद अगाशे साहब, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, हमारे स्कूल में हम साथ में पले बड़े, और वो लीड करेंगे हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन। तो हमारे स्कूल से, जिस स्कूल से मैं आता हूं, लॉरेंस स्कूल लवडेल, वो भी एक मिलिट्री स्कूल था, उसमें जीओसी दिल्ली एरिया जो अभी आर्मी कमांडर हैं जयपुर में, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ साहब, उन्होंने भी परेड कमांड करी है, मैंने भी करी है, आनंद अगाशे साहब ने भी करी। तो इस तरीके से जो परेड कमांड करने का जो मजा है, जो यादें होती हैं, वो 28 सेकंड का वीडियो में आपने देखा होगा, बहुत लोगों ने देखा है, वो यूट्यूब पे है। उसमें वो अनमैच्ड है, वो फीलिंग बिल्कुल दुनिया से हटी हुई है। दुनिया एक तरफ और कर्तव्य पथ पे मार्च करने का जज्बा, जोश, जुनून, वो एक तरफ होता है बिल्कुल। तो आज की तारीख ऐसी तारीख है जब हम अमृत, जैसे आपने बताया पहले कि हम अमृत काल की तरफ
प्रवेश करने वाले हैं। और हिंदुस्तान की जो रिस्पेक्ट है, हिंदुस्तान की तरफ जो लोग देखते हैं, वो एक अलग ही लेवल पे है, एक अलग ही स्तर पे है। बहुत लोग बहुत अन्य मुल्क हम हमारी तरफ देखते हैं और कहते हैं हिंदुस्तान। अच्छा, मैं आपको एक और किस्सा बताता हूँ। अभी 1 महीने पहले मैं गया था विदेश में, यूरोप गया था। वहां जी पे जैसे ही मालूम पड़ता कि हिंदुस्तान से हो, जो इज्जत मिलती है भैया, जो इज्जत मिलती है एयरपोर्ट पे, राइट फ्रॉम इमिग्रेशन, जो एयरपोर्ट से ही लेके अंत तक होटल में, आपने तारीफ है। ये देखिए, कंधे से कदम लाके चल रही है। जी 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 जी, मैं निश्चित रूप से ये इस वक्त पर एसएमएस स्टेडियम से लाइव तस्वीरें हैं। परेड की सुरक्षा जवानों की परेड, जो कदमताल, जिस कदमों की बात मेजर शाह कर रहे थे कि इतनी मजबूती से पांव रखा जाना चाहिए कि ज़मीन में गड्ढा हो जाए, उसी जोश और उसी करतल ध्वनि के साथ ये परेड इतनी अनुशासित, वेल परफॉर्म्ड, वेल ड्रेस दिखाई पड़ती है। और इन तस्वीरों को देख के यही वो क्षण होते हैं जब आपके रोंगटे खड़े होते हैं और वो जज्बा जागता है देश सेवा का और अनुशासन का। खास तौर पर जिस तरह से मेजर शाह बता रहे थे, वो किस तरह से एक एक मिली सेकंड मायने रखता है, किस किस तरह से एक शरीर का हर अंग उसका सक्रियता मायने रखती है, वो इस परेड में बखूबी दिखाई पड़ती है। सिर से लेकर पाँव के आप बताएं कि अंगूठे तक, मतलब फ्रॉम हेड टू टो अगर बात करें तो हर ढंग करीने से खुद को तैयार करना पड़ता है इस परेड के लिए। और ये परेड सिर्फ एक महज आयोजन नहीं है, ये परेड में शामिल होने वाले जवानों को भी बखूबी मालूम होता है कि ये एक रिफ्लेक्शन है, एक कलेक्टिव स्पिरिट का रिफ्लेक्शन है देश में, और उसका इस वक्त पर प्रदर्शन कर रहे हैं जवान जयपुर में। और इस वक्त मेरे भाई और आप देख सकते हैं रायसीना हिल, इस वक्त पर राष्ट्रपति की तस्वीरें, इस वक्त पर पहली बार राष्ट्रपति भवन के बाहर की तस्वीरें, यहाँ से उनके गार्ड्स इस वक्त पर घोड़े पर तैनात राष्ट्रपति को रिसीव करेंगे। यहाँ से फिर कर्तव्य पथ पर पहुँचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं देश की, और यहाँ से फिर कर्तव्य पथ पर जाएंगी। वहाँ पर परेड की, गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत होगी और फिर पूरे देश की शक्ति, पूरे देश की जो प्रगति है उसका परिचय दिया जाएगा, उसका प्रदर्शन वहाँ से होगा। ये शानदार तस्वीरें इस वक्त पर आप जयपुर से लाइव देख रहे हैं, एसएमएस स्टेडियम से। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ पर राज्यपाल कलराज मिश्र अलग अलग सुरक्षा जवानों से, होमगार्ड से अपने परेड की सलामी लेते हुए, और ख़ास तौर पर ये महिला दल, इस बार महिलाओं को खासी तवज्जो दी गई है। और निश्चित रूप से देश की आधी आबादी अब किसी भी तरह से आधी नहीं है, बल्कि वो पूरी बराबरी के साथ खड़ी है, न सिर्फ समाज में बल्कि हमारे किसी भी क्षेत्र में, और ख़ास तौर पर सेना में। और सेना के साथ साथ हमारी तो कहें कि हेड ऑफ द स्टेट, अभी प्रथम महिला हमारी राष्ट्रपति जो हैं वो खुद महिला हैं, तो उसका ये प्रतिबिंब भी है इस वक्त पर कि महिलाएं कितनी कांधे से कांधा मिलाकर खड़ी हुई। जैसा मेजर शाह भी कह रहे थे, कंधे से जब मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, तो वो कदमों से कदम मिलाते हुए इस वक्त पुरुषों के साथ इस देश की नारी शक्ति आप देख सकते हैं। और अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून भी बनाया, जिससे दूसरे इंस्टीट्यूशंस में भी, ना सिर्फ संसद में बल्कि विधानसभाओं में भी अब महिलाओं की 33% भागीदारी सुनिश्चित होगी। महिलाओं के कमीशन को लेकर, स्थायी परमानेंट कमीशन को लेकर बातें होती रही, अब महिलाओं की भागीदारी सेना में भी सील हो गई है। मेजर शाह, मैं आपका रुख करूंगा, कुछ आप बात रखना चाह रहे हैं अपनी? मैं ये कहना चाह रहा था कि आपको जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे थे, मैं उसके बारे में हल्का बताना चाह रहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब आप बात कर रहे थे मनीष जी, तो मेरे को एक मैसेज आया, और उस मैसेज में ये था कि हम आपको अभी एनडीटी राजस्थान पे देख रहे हैं। ये बताइए कि इसमें हमको पुलिस दिखी, एनसीसी दिखी, स्कूल के बच्चे दिखे, हमें आर्मी नहीं दिखी, नेवी नहीं दिखी, एयरफोर्स नहीं दिखी, क्यों? अच्छा, बिल्कुल अच्छा सवाल है जी। के लिए तो मैं, ये एक बड़ा लॉजिकल सवाल था, और जी हाँ जी, जायज सवाल है बिल्कुल। और उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आती है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तभी हमारी परेड आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की जो होती है वो होती है दिल्ली में कर्तव्य पथ पे।
और जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, जैसे कि राजस्थान में जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में आप देख रहे हैं परेड, तो जो अंडर स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि पुलिस आती है, वहां वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, वहां के होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो उनके यहाँ पे आप नहीं देखेंगे सेंट्रल फोर्सेस को, क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस वो सेंट्रल फोर्सेस हैं इसके लिए। तो मैं जो जिन्होंने मैसेज किया था उनके लिए और लोगों के लिए मैं ये समझने के लिए कह दूं। इसके अलावा हमने देखा कि एनसीसी आर्मी की विंग जो खाकी में थी, एयरफोर्स की विंग उसके पीछे थी, और सफेद में नेवी की एनसीसी विंग। अब एनसीसी जो करते हैं वो मैक्सिमम तौर पे लोग फौज, मैं भी एनसीसी में था, एनसीसी का कैडेट रह चुका हूं मैं, और जो भी एनसीसी में जाते हैं कहीं ना कहीं वो भी भावना रखते हैं कि अभी हम भी शायद फौज में जाएंगे बाद में, या ये उनको देश सेवा की सबके भावना होती है, और सबको एक क्रेज होता है वर्दी डालने का, सबको होता है, एक अलग ही ग्लैमर होता है एक वर्दी का, एक ग्लैमर ही नहीं, एक ट्रेनिंग, एक तरीके से बेयरिंग। कई लोग बोलते हैं कि भाई मिलिट्री आदमी और फौजी आदमी को दूर से ही आप पहचान लेते हो, दूर से ही क्यों? इसकी वजह क्या है, मैं आपको बताता हूं वजह क्या है इसकी। देखिए, सबने वो फिल्म लक्ष्य देखी होगी, ऋतिक रोशन बोलता है मैं ऐसा क्यों हूं, पहले लंबे लंबे बाल थे उसके, फिर एकदम से वो इंसान बन गया वो। मिलिट्री की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि आपको हर चीज सिखाती है। फौज आपको तनख्वाह भी देगी, पैसे भी देगी, और आपको सिखाएगी क्या, जैसे कि मार्शल आर्ट्स। आप बाहर जाएंगे सीखने के लिए मार्शल आर्ट, आपको कितने खर्च करने पड़ेंगे पैसे, फौज आप पे इन्वेस्ट करेगी। मार्शल आर्ट्स, डीप वाटर डाइविंग, हैंग ग्लाइडिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, पैरासेलिंग, पैरा जंपिंग, पैरा ट्रूपिंग, आई मीन हॉर्स राइडिंग इन पोलो, स्विमिंग। आप देखिए ऐसी ऐसी चीजें फौज, तो मैं कहूंगा ये आज का वो दिन है, मैं मोटिवेट करना चाहूंगा खास तौर से राजस्थान से स्पेशली, क्योंकि बहुत सी युवा पीढ़ी है फौज जो राजस्थान से खास तौर से फौज में आना चाहते हैं, और बहुत ही अच्छा निर्णय है। और मैं ये कहता हूं कि भैया अगर नौकरी करनी है, मैं आदर करता हूं हर एक नौकरी का, लेकिन फौज से बेहतर कोई नौकरी है ही नहीं। और वो नौकरी नहीं है, वो वे ऑफ लाइफ है, वो जिंदगी जीने का तरीका है। आप देखिए कितनी बखूबी से, कितनी शानदार तरीके से परेड कमांडर पढ़ रहे हैं, वहां पे जाके परेड की वो अनुमति लेंगे कि परेड का निरीक्षण करने के लिए अनुमति चाहता हूं श्रीमान। अब आप देखिए इस तरीके से वो जो ये देखिए मिलिट्री बेयरिंग इसको कहते हैं, शानदार अव्वल दर्जे का, बिल्कुल जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं, जिस तरीके से आप ऑडियंस को देखिए, ये स्वॉर्ड ड्रिल अलग होती है, ये स्वॉर्ड ड्रिल से सलामी दे रहे हैं, एक हाथ से का एक सलामी देना एक अलग होता है, और एक स्वॉर्ड, और वैसे एक शस्त्र से, जैसे कि एक राइफल हो गई, राइफल से एक सलामी शस्त्र अलग होता है। ये देखिए ठड़ाक, ये होता है एक मिलिट्री बेयरिंग। ये देखिए परेड कमांडर कितने शानदार लग रहे हैं। मैं जानता हूं ये बात, आपका ये देख के, ये दृश्य देख के बहुत से लोग खास तौर से राजस्थान से प्रभावित होंगे, फौज में, सेना में, पुलिस में वर्दी डालने के लिए। मैं उनकी बात पकड़ गया, अगर वर्दी डालनी है, अगर देश की सेवा करनी है वर्दी में, देश की सेवा तो ऐसे मैंने आपको समझाया हर कोई करता है, तो बहुत कड़ी तपस्या, मेहनत करनी पड़ेगी। और एक चीज हमको फौज में ट्रेनिंग के टाइम पे सिखाया जाता है कि ट्रेनिंग के टाइम पे, शांति के टाइम में बहा हुआ पसीना युद्ध में खून बचाता है। तो आप देखिए जितनी कदमताल अभी आप देख रहे हैं, जितनी ये इसके पीछे एक, मैं बताऊं सुबह के 3 बजे से लेके बाथरूम क्लियरेंस तक शुरू हो जाता है कि भाई, क्योंकि उसके बाद फिर जब परेड शुरू होती है, रिहर्सल की बात कर रहा हूं, प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, गंभीर तरीके से इंटेंस, और जब तक आप फिजिकली फिट नहीं होंगे आप मार्च नहीं कर पाएंगे, आप परेड नहीं कर पाएंगे।